हम डिटेल स्टडी करेंगे कि सेल शब्द क्या है, सेल शब्द मिला कैसे, उसके बाद सेल शब्द होता क्या है, डिस्कवरी कैसे हुई। तो जो सेल शब्द था, द टर्म माने होता है शब्द, जो सेल शब्द था वो सबसे पहले दिया था रॉबर्ट हुक ने। किसने दिया था बेटा? रॉबर्ट हुक ने। सेल शब्द दिया था सबसे पहले किसने? रॉबर्ट हुक ने। जब रॉबर्ट हुक ने सेल शब्द कैसे दिया? 1665 में साइंटिस्ट थे रॉबर्ट हुक, उन्होंने सेल की खोज की। किसकी खोज की बेटा? सेल की। डिस्कवर्ड ऑफ सेल की। कैसे की? उन्होंने एक बार्क ली। क्या ली बेटा? बार्क। बार्क और कॉर्क। क्या ली बेटा? बार्क और कॉर्क, मतलब पेड़ की एक छाल ली। क्या ली? पेड़ की एक छाल। और छाल को अपने से ही बने, खुद से बनाए हुए माइक्रोस्कोप में देखी। किसमें देखी बेटा? माइक्रोस्कोप में। जब उन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप में इसको देखा तो कुछ इस तरह से लिटिल चेम्बर्स जैसे रूम नजर आने लगे। इस तरह से, इस तरह से इन एक रूम को उन्होंने क्या कह दिया? एक सेल। क्या कहा बेटा? एक सेल। तो सेल की जो डिस्कवरी हुई वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? किससे की थी? बार्क से या कॉर्क से? बार्क क्या होती है? पेड़ की छाल। उसमें किसमें देखा था? तो उन्हें कैसे कमरे नजर आए थे? बेंजीन की रिंग जैसे। उन्होंने एक बेंजीन की रिंग को क्या कहा? इसको जो सेल शब्द होता है, अगर उसकी कहें ग्रीक भाषा में तो उसको कहते हैं सेलुला। क्या कहते हैं बेटा? सेलुला। और सेलुला का मतलब होता है लिटिल रूम। क्या होता है? लिटिल रूम, मतलब किसी भी चीज का छोटा कमरा। यहां तक समझ में आया? मतलब सेल जो शब्द था वो सबसे पहले किसने दिया? रॉबर्ट हुक ने। कहां से खोज हुई बेटा? एक पेड़ की क्या ली? छाल। छाल को किसमें लगाया? अच्छा, माइक्रोस्कोप जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आज चलते हैं वो है या खुद से बनाया था? खुद से बनाया था। तब उन्हें किस जैसी संरचना नजर आई? लिटिल रूम जैसी। और लिटिल रूम को उन्होंने क्या कहा? एक सेल। क्या कहा? एक सेल। एक कमरे को क्या कहा? एक सेल। बात समझ में आई? तो अगर कहें कि फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? फादर ऑफ साइटोलॉजी, साइटोलॉजी के जनक किसको कहा जाता है? तो आप किसका नाम लेंगे? रॉबर्ट हुक। किसका लेंगे? रॉबर्ट हुक। साइटोलॉजी समझते हो? ये शब्द साइटोलॉजी किसे कहते हैं? साइटोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ साइंस। साइटोलॉजी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम सेल के बारे में पढ़ते हैं, कोशिका के बारे में डिटेल में अध्ययन करते हैं। यहां तक समझ में आया? अब इसके बाद आई सेल थ्योरी की बात। क्या आई बेटा? सेल थ्योरी। तो सेल थ्योरी जो थी वो कितने साइंटिस्ट ने दी थी? सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट ने दी थी। कितने साइंटिस्ट ने दी थी? 2 साइंटिस्ट ने। कौन कौन थे दोनों साइंटिस्ट? स्लिंडन और स्वान। कौन से साइंटिस्ट बेटा? स्लिंडन और स्वान। दोनों साइंटिस्ट बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे? एक एग्जाम होता है जो इंडिया का सबसे बड़े एग्जामों में, उसका नाम होता है जिसे कहते हैं नीट। क्या कहते हैं बेटा? नीट, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट। किसके लिए होता है ये? एमबीबीएस के लिए। किसके लिए होता है? एमबीबीएस के लिए। तो उसमें 2017 की साल थी, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि स्लिंडन साहब बॉटनिस्ट थे या जूलॉजिस्ट थे? बॉटनिस्ट थे। कौन थे? बॉटनिस्ट। और स्वान साहब कौन थे? जूलॉजिस्ट। कौन थे? जूलॉजिस्ट। बॉटनिस्ट वो होते हैं जो बॉटनी का, पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। और जूलॉजिस्ट कौन होते हैं? जो जानवरों का, एनिमल्स का अध्ययन करते हैं। दोनों ने मिलकर सेल थ्योरी दी। उन्होंने सेल थ्योरी के 3 पॉइंट दिए। उन्होंने बताया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जो किसी भी जीव की या किसी भी जंतु की जो उत्पत्ति होती है वो किससे होती है बेटा? सेल से। सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। और सेल में इतनी कैपेसिटी होती है एक सेल में, वो सारे कार्य एक ही सेल से कर लेती है। जैसे आपके सर ने 9th क्लास में आपको 2 तरह के जीव पढ़ाए होंगे, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स कौन होते हैं बेटा? जिनमें पूरा केंद्रक उपस्थित नहीं होता। यूकैरियोट्स वो होते हैं जिनमें पूरा का पूरा केंद्रक उपस्थित होता है।
उसके बाद पढ़ाए होंगे यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर। जिनमें एक सेल होगी वो यूनिसेलुलर और जिनमें बहुत सारी सेल होंगी मल्टी सेलुलर। तो ये सब चीजें किस लिए बताई थी? जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होती हैं जो सिंगल सेल से बने होते हैं वो सारे के सारे काम किससे करते हैं? एक ही सेल से। तो जो दोनों साइंटिस्ट थे उन्होंने कहा था सेल इज द स्ट्रक्चरल बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल जो बनी होती है वो अपनी ही सबसे छोटी इकाई से बनी होती है। उसके बाद कहा था इसमें इतनी कैपेसिटी होती है कि अपने सारे कार्य एक ही सेल से कर लेती है। फिर लेकिन दोनों साइंटिस्ट एक जगह जाकर ये फेल हुए, ये नहीं बता पा रहे थे आखिर सेल जो होती है वो बनती कैसे। ये दोनों साइंटिस्ट ये तो कह रहे थे सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब सबसे छोटी इकाई सेल होती है। जैसे अगर मैं बताऊं कोई भी सेल होती है तो सेल से क्या बनते हैं बेटा? टिश्यू। टिश्यू से क्या बनते हैं? ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनते हैं? ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम से क्या बनती है? बॉडी। मतलब पूरी बॉडी जो बनेगी वो किससे बनेगी बेटा? सेल से। मतलब सबसे छोटी इकाई तो सेल हो गई और ये पूरी तरह से कर्तव्य भी कर रही है, काम भी कर रही है, लेकिन आखिर ये बनती कैसे, ये बात कैसे प्रूफ हो? तो ये दोनों साइंटिस्ट ये क्लियर नहीं कर पाए थे। तो एक एंट्रेंस भी होता है एएमयू का 2018 में यही क्वेश्चन आया था, ऐसा कौन से साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये बताया था कि ये सेल बनती कैसी है? तो उनका नाम होता रोडोल्फ बर्चाउ या बर्काउ, जो भी पढ़े हैं, रोडोल्फ बर्काउ। कौन सी साल थी बेटा? कौन सा समय था? 1855। इन्होंने बताया था, एक शब्द बोला था ग्रीक भाषा में ओमनिस सेलुला ई सेलुला। उन्होंने ये बताया था कोई भी सेल बनती है वो अपनी ही पुरानी सेल से बनती है। जब इन सेल में विभाजन होगा तब ये सेल एक सेल से दो सेल बनती है। यहां तक समझ में आया? चलते रहो आप, चलते रहे। तो जब ये सेल विभाजन होती है तो विभाजन होने की कंडीशन क्या होती है कि जब साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड, किसी भी सेल का साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड और न्यूक्लियोप्लाज्मिक फ्लूइड, किसी भी सेल का साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड और उस सेल के न्यूक्लियस का फ्लूइड दोनों इम्बैलेंस हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इम्बैलेंस। मतलब रेशियो में गड़बड़ हो जाते हैं, तब सेल क्या होती है? डिवाइड। क्या होती है? डिवाइड। बात यहां तक समझ में आई? ठीक। अब आते हैं सेल जो होती है। अच्छा, फादर ऑफ साइटोलॉजी किसे कहते हैं? अच्छा भैया एक बात बताओ, सेल थ्योरी किसने दी थी? सिलिंडन और स्वान ने। सिलिंडन साहब और स्वान साहब कौन थे? जूलॉजिस्ट और बॉटनिस्ट। जो बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या बताया था? कोई भी सेल होती है उसकी सबसे छोटी, कोई भी बॉडी होती है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? सेल। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट फंक्शन करती है। अच्छा, ये सेल बनती कैसे? अपनी ही पुरानी कोशिकाओं से बनती है। इसे बताने वाले कौन थे? तो जो स्टेटमेंट आया था उसको क्या लिखा था उन्होंने बताना? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ओमनिस सेलुला ई सेलुला। ये जो बने होता है, इन्होंने ये तीन शब्द ने ये बताया था जो सेल है वो अपनी ही पुरानी सेल से बनी होती है और किसके थ्रू बनती है? सेल डिवीजन के थ्रू। साइटोप्लाज्मिक फ्लूइड और न्यूक्लियोप्लाज्मिक फ्लूइड जब इम्बैलेंस होता है तब सेल डिवाइड। क्या है? सेल्स, जिसमें एनिमल सेल्स। सेल्स कितनी प्रकार की होती हैं बताएगा कोई? कौन कौन सी? सेल से आप क्या समझते हो? सेल्स से क्या समझते हैं आप? सेल एक शरीर की सबसे छोटी इकाई है, न कि सबसे छोटा अंग। अंग क्यों नहीं है? क्योंकि सेल्स के अंदर भी बहुत सारी चीजें होती हैं, तो हम सबसे छोटा अंग तो नहीं कह सकते। अब सेल की जो खोज की है वो किसने की है? रॉबर्ट हुक ने। जब उन्होंने जो सेल्स की खोज की थी वो जीवित सेल की है, मरी हुई सेल की? नहीं, दोनों उन्होंने की थी मरी हुई सेल्स की खोज। अब सेल्स के अंदर वो क्यों नहीं देख पाए?
आई थिंक सर 1665 में की थी ना उन्होंने, 1665 में। उस टाइम उनके पास इतना अच्छे माइक्रोस्कोप नहीं थे जो कि वो देख सके कि सेल्स के अंदर क्या है। समझ आया? सेल्स की खोज उन्होंने ही की थी, उन्हीं को जनक कहा जाता है। बट उस टाइम ऐसा कुछ था नहीं उनके पास कि उस सेल्स के अंदर देख सकें कि ये जो सेल डेड है अभी या जीवित है। समझ आया इतना? अब अभी हमारे यहाँ एक पेंडेमिक चला था, एक पेंडेमिक पीरियड था जिसमें भारत समेत कई सारी कंट्री हैं वो बर्बाद हो गई थी। कौन सा था? कोरोना। कोरोना था। अब कोरोना और सेल्स में क्या इनका कॉम्बिनेशन है, क्या संबंध है जिसकी वजह से ये सेल का एक रोल था कोरोना में। अब कोरोना तो कहीं भी हो सकता है, कोरोना एक डिजीज है, बीमारी तो है ना, तो कोरोना कहीं भी हो सकता है। इस बोर्ड पे भी कोरोना, टेबल पे भी कोरोना है ना, सब जगह। परंतु आदमियों को ही क्यों मना किया गया था कि आप बाहर नहीं निकलोगे? कोरोना एक डिजीज थी, वो हमेशा कब एक्टिव होती थी? जब सेल के संपर्क में आ जाए, यानी कि जो जीवित सेल है उसके संपर्क में आते ही वो अपना असर दिखाती थी। कोरोना कैसे होता है, उसने क्या प्रभाव डाला? इससे पहले जो क्लास चली थी मैंने आपको बताया था, जो रेस्पिरेटरी सिस्टम चला था उसमें बताया था मैंने उसमें तुम्हें। अब जो कोरोना चला था वो एक्टिव इतना क्यों हुआ? वो हम लोगों के संपर्क में आया, हमारे संपर्क में आने से ही तो एक्टिव हुआ। ऐसे तो कोरोना कहीं भी था, हर जगह था कोरोना। वो मोस्टली मास्क क्यों? क्योंकि हमारे अंदर सेल्स हैं। अब सेल्स जो मानव की सबसे जो छोटी सेल्स होती है, बताएगा कौन सी होती है सबसे छोटी सेल्स? नहीं पता? मैं बताता हूं, स्पर्म। स्पर्म ही होती है मेल में, और फीमेल में ओवम। अब मैं आपको बता दूं, जब स्पर्म और ओवम मिलते हैं तब एक नई सेल का निर्माण होता है, जिसे आई थिंक सर जायगोट बोलते हैं ना। हाँ, जायगोट बोलते हैं ना। अब जायगोट पहले सिंगल सेल हुआ। सेल्स का मेन क्या है कि एक सेल टूट के दो सेलों में डिवाइड होना। अब मैं टूट जाऊं, मैं खत्म हो जाऊं, फिर दो नए हो जाए। समझ आया? एक ऐसा नहीं कि एक थी उसमें से एक और बनेगी, नहीं, वो पूरी खत्म होगी, दो नई बनेगी। सेल्स का मेन काम ये है। हमारी बॉडी लाखों करोड़ों सेल से बनी हुई है। जब जायगोट होता है, फर्स्ट में एक सेल होती है, थोड़ा समय बीतने के बाद वो एक सेल टूटती है, फिर एक नई सेल बनती है। एक सेल टूटने से दो नई सेल बनती है। जिस तरह से ये हमारा ये कमरा ले लो, सबसे छोटी इकाई शरीर की कौन सी होती है? सेल्स हो गई। एक सेल से अगर कई सेल बने तो क्या बनता है? टिश्यू। टिश्यू बनता है ना, ऊतक जिसे बोलते हैं। और कई सारे ऊतक मिल जाए तो क्या बनता है? एक अंग, यानी कि एक बॉडी का पार्ट्स। और एक कई सारे पार्ट्स मिल जाए तो क्या बनती है? एक बॉडी। सेम ये मान के चलो, जैसे कि ये रूम है, इस रूम में पहले ईंट लगी ना, फिर सीमेंट भी लगी, फिर चार दीवार खड़ी हुई तो क्या हो गया? रूम। अब चार दीवार इस तरह के कई सारे रूम बन गए तो फिर क्या होगी? एक बिल्डिंग, है ना, जैसे जैसे स्कूल का सिस्टम है। सेम समझ आया? इतना समझ आया पूरा? सेल्स क्या होती हैं, इनका मेन फंक्शन क्या है, और ये कैसे डिवाइड करती हैं आगे। इतना तो समझ ही आया होगा तुम्हारे। अब इसमें थोड़ा सा और आगे देखते हैं। मानव शरीर में सबसे छोटी और बड़ी तो मैंने बता दी, सबसे लंबी कोशिका। छोटी बड़ी में अंतर समझते हो? छोटी बड़ी कोशिका में आप डिफरेंस समझते हो? छोटी जो इतनी सी है, ठीक है ना, एक बड़ी कोशिका, एक होती है लंबी। सबसे लंबी जो कोशिका होती है वो न्यूरॉन्स की होती है, जो कहां पाई जाती है? ब्रेन में। ब्रेन में ही पाई जाती है। ब्रेन में सर सेल्स होती हैं? होती है? नहीं होती।
ब्रेन में सेल्स नहीं होती, अगर सेल्स होती तो ब्रेन अगर डैमेज हो जाए तो बहुत जल्दी रिपेयर हो जाता। ब्रेन में 90% न्यूरॉन होते हैं और 10% ग्लियल सेल्स होती है। अब आप ये चीज सोचोगे कि जब ब्रेन में सेल्स नहीं होती तो फिर कैंसर कैसे होता है, ब्रेन कैंसर जिसे ब्रेन ट्यूमर बोलते हैं। ब्रेन में 90% जो न्यूरॉन्स होते हैं और 10% ग्लियल सेल्स होती हैं। जो 10% ग्लियल सेल्स होती हैं उन्हीं सेल्स में अनकंट्रोल क्या होता है, वृद्धि होती है। जिन सेलों में अनकंट्रोल वृद्धि होना स्टार्ट हो जाए उसे हम क्या कहते हैं, कैंसर। समझ आया इतना? माइंड में मोस्टली सेल नहीं होती है, 90% न्यूरॉन्स होते हैं और 10% ग्लियल सेल्स होती हैं। उनकी वजह से अगर वो अनकंट्रोल वृद्धि करती हैं तो ब्रेन कैंसर या ब्रेन ट्यूमर बन जाता है। इतना समझ आया तुम्हारे? अब इतना तो मैंने बता ही दिया। अब मानव शरीर के अंदर एक ऐसी कोशिका है जो सबसे ज्यादा अपने आप को रिपेयर करती है। ऐसी कौन सी चीज है? हाँ, लीवर। लीवर में डिजीज हो जाती है ना, पीलिया, सीरम बिलिरुबिन वगैरह, देखा है ना, उस टाइम ऐसे हो जाता है जैसे कि हमने किसी चीज पे तेजाब डाल दिया हो, एसिड डाल दिया हो। वो फिर अगर लीवर को हम लोग काट भी दी ना, वो फिर भी अपने आप को रिपेयर कर लेता है। तो अपनी बॉडी के अंदर एक ऐसी सेल्स है जो सबसे ज्यादा अपने आप को रिपेयर करती है, सेल्स को डिवाइड करती है, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64, इस तरह से। वो क्या है, सबसे ज्यादा कहाँ होती है? लीवर में। तो लीवर को अपने आप में बहुत जल्दी रिपेयर कर सकते हैं। इतना समझ आया? अब इसके पार्ट्स देखते हैं। हमारा जो सबसे पहला होता है वो कौन सा होता है? कोशिका मेम्ब्रेन, झिल्ली, ये है ना पूरा सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन का मतलब क्या है? जो हमारी सेल्स है उसके ऊपर एक झिल्ली है ना, पतली सी परत है। कोई भी चीज होगी, इतनी सारी चीजें अगर इसमें ऐड है तो कुछ तो एक चीज ऐसी होनी चाहिए जो कि उसको रोके। मार्केट से हम सामान लेने जाते हैं, हम खासकर औरतों लड़कियों का सर मतलब होता है कि एक पॉलीथिन लेंगी छोटी सी, उसी में लिपस्टिक है ना होती है ना, एक लिपस्टिक होती है और कंगा, शीशा, और क्या होता है उसमें, नेल पॉलिश बोलते हैं, नाखूनी है। अब इतनी सारी चीजें अगर किसी एक थैली में कर ली, इतनी सारी चीजें अगर एक थैली में इकट्ठी कर ली तो वो एक झिल्ली होगी, पॉलीथीन। अब तो समझ आ गया होगा झिल्ली क्या होती है। वो तुम्हारी पॉलीथीन जिसमें तुम इतना सामान खरीद के लाते हो। अब वो डबल हो, देखा ना दुकानदार, अगर किसी की सामान ज्यादा है, पॉलीथीन का वीक है, कमजोर है, तो वो क्या करता है, ले डबल ले जा भाई, डबल देता है ना। अगर ये अंदर वाली अगर ये 2 झिल्ली है तो डबल का मतलब है कि इसमें बहुत कुछ है, बहुत सारी चीज इसके अंदर है। सेल मेम्ब्रेन समझ में आई? ये प्लांट में भी होती है। प्लांट में ये जो होती है, प्लांट में ये आकार प्रदान का काम करती है। क्यों सर, सही बोल रहा हूँ? शेप देती है, शेप, उसको आकार देती है। उसके अंदर जो सबसे ज्यादा शायद सेलुलोज होता है, प्लांट में सेलुलोज होता है, उनको आकार प्रदान करती है। जैसे देखा है तना है, उसका एक अलग टहनी होती है, इस तरह से। इतना समझ आया? जो चीज ना समझ में आए वो आप मुझे बताते जाओगे, इतना समझ में नहीं आया। अब इसमें देखो माइटोकॉन्ड्रिया कहां पे है? अच्छा, ये माइटोकॉन्ड्रिया, इसका काम क्या है? HB हमारा कहां से आया? लंग्स से, ठीक है। लंग्स से हीमोग्लोबिन आया और उसने क्या किया, सीधा सेल्स में भेजा। सेल्स में भेजने के बाद में फर्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया में एक चक्र चलता है जिसे बोलते हैं क्रेब्स साइकिल, है ना। क्रेब्स साइकिल चलती है, उसमें 38 ATP अणु बनते हैं। ATP की फुल फॉर्म होती है आई थिंक सर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिससे कि हमें
ऊर्जा मिलती है। इतना समझ आया? जिससे हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। ऊर्जा मिलने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? ग्लूकोज में। एटीपी में तो हुई ना 38, उसके बाद ग्लूकोज में ही कन्वर्ट होती है सर। ग्लूकोज के बाद में फिर पावर, ऊर्जा। ठीक है। और जो माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर वाली जो दीवार होती है, इसे क्या बोलते हैं? क्रिस्टी। क्रिस्टी। सृष्टि। समझ आया? अब इसका एक ये काम हो गया। नेक्स्ट हमारा है दूसरा गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी के बारे में आप जानते हैं? ये रहा। इसका क्या काम है शरीर के अंदर? गोल्जी बॉडी का मेन काम है, ये ना मान के चलो कि परिवहन मंत्री है। इसका काम है एक चीज को दूसरी जगह तक पहुंचाना। जो एटीपी, जो ऊर्जा बन रही है, तू पी ले, तू पी ले, तू पी ले, सबको देना होता है। इसका काम क्या करना है? एक चीजों को एक दूसरे के साथ पहुंचाना। समझ आया? जैसे तुम्हारे से स्कूल में पानी वाला, किसी को भी प्यास लगे तो तू पानी ले, तू काम है उसका भाई यही। गोल्जी बॉडी का हमारी सेल्स के अंदर मेन काम क्या है? परिवहन करना, यानी कि जो चीज प्रोटीन्स वगैरह है उनको इधर उधर भेजना। अब आप एक चीज बताओ, जैसे हमारी एनर्जी है, पूरी बॉडी के अंदर बनती है एनर्जी, एक जगह तो बनती नहीं, क्योंकि बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स हैं, कोशिका है पूरी बॉडी के अंदर। अब मैं बोल रहा हूं, तो मुझे एनर्जी जीभ में चाहिए सबसे ज्यादा, चाहिए नहीं चाहिए? बोलने के लिए जीभ में ही एनर्जी की जरूरत है। अब जीभ में कितनी एनर्जी होगी? बहुत कम होगी ना। और जो बॉडी के पार्ट्स हैं जहां से एनर्जी की जरूरत नहीं है, वहां से मुझे एनर्जी जीभ तक, मेरी टंग तक लाने में कौन हेल्प करेगा? गोल्जी बॉडी। अब आप एक बताओ, इन केस अगर गोल्जी बॉडी ये बोल दे भाई मुझे काम नहीं करना, आज मेरा मन है छुट्टी पे, फिर मैं कैसे बोलूंगा? जीभ तो उठेगी नहीं। मैं चलूंगा या दौड़ूंगा तो जितनी पैरों में एनर्जी उतनी तो दौड़ पाऊंगा, फिर तो मैं ऐसे डल गिर जाऊंगा। अरे एनर्जी नहीं है। गोल्जी बॉडी का मेन काम है, जो हमारी एनर्जी है पूरी बॉडी से जिस जगह हमें जरूरत है। अगर हम बैडमिंटन खेलते हैं वहां चुप रहते हैं, पूरी बॉडी को तो जरूरत नहीं इतनी, मोस्टली हाथ को जरूरत है, बहुत ज्यादा एनर्जी हमें चाहिए तो बॉडी को भी। जब बॉडी एक्टिव है, हम प्ले मोड पे हैं, तो बॉडी को भी चाहिए, बट सबसे ज्यादा मेहनत कहाँ है? हाथ में। तो हाथ में चाहिए। डांसिंग के लिए जो डांस करते हैं वो कमर हिलाएं ऐसे करके, कमर लचक वो तेरी कमरिया, रहने दो सर, रहने दो। कमरिया लचके हैं, लॉलीटॉप। ऑनलाइन क्लास चल रही है। अब डांस के लिए जरूरत होती है। अब डांस में केवल कमर की एनर्जी, अगर गोल्जी बॉडी ये बोल दे कि नहीं भाई मुझे काम नहीं करना है, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं, आज मेरा काम करने का मन नहीं है, तो हम क्या होगा? एनर्जी काम करेगी। तो गोल्जी बॉडी का मेन काम समझ आया? परिवहन का मतलब है कि शरीर के विभिन्न भागों से जहां हमें एनर्जी की जरूरत है उसको वहां पहुंचाना। अब समझ में आ गया होगा तुम्हारे? अब देखो इसमें वैक्यूल्स हैं कहीं? वैक्यूल्स के अंदर जो होते हैं उनमें पानी भरा रहता है। हमारी बॉडी के अंदर से कितना पानी होता है? 65%। अब तुम सोचो 65, अगर मेरे अंदर मेरी बॉडी के अंदर 70 किलो वजन है, 70 किलो का 65% कितना हो गया? कितना हो गया? लगभग 47 या 48 केजी, है ना? 48 केजी के आसपास हो गया। अब तुम सोचो मेरी बॉडी के अंदर 48 केजी पानी है, तो फिर इतना पानी रखा कहाँ है? अब बोलते हैं 65% बॉडी के अंदर पानी होता है, तो वो जो 65% पानी है वो है कहाँ? वो इन सेल्स के अंदर है। पेट में कितना पानी रह सकता है? ज्यादा से ज्यादा मैं कोशिश करूंगा तो 2 लीटर। भाई इंसान हो, जानवर नहीं। 2 लीटर ही क्षमता है, तो 2 लीटर के ही तो रखूंगा। अब बाकी का जो पानी वो कहाँ है? इन सेल्स के अंदर होता है ना? अब
एक चीज बता देता हूं, हमारा जो बॉडी है, अगर ये पानी कम रहता है तो फिर हमें वीकनेस फील होती है। समझ आया? देखा है नहीं देखा? किसी को अगर लूज मोशन हो जाए तो उसको क्या होता है? लूज मोशन हो जाए तो क्या होता है? इतना समझ आया नहीं आया? नेक्स्ट आता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये रहा है इसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका क्या काम है? कौन बताएगा इसे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन काम है, ये हमारी जो सेल्स होती है उसको एक आकार देता है। जैसे ये हमारा कमरा है ना, इसके अंदर अगर पिलर या दीवार नहीं होगी तो ये गिर जाएगी। इतनी सारी चीजें हैं, ये जो झिल्ली है, इस झिल्ली को कोई ना कोई तो आकार देगा, नहीं तो ये पिचकी रहेगी हमेशा। समझ आया? इसका मेन काम क्या है? सेल्स को आकार देना, उसका जो आंतरिक आकार है उसको बनाए रखना। ठीक है? और इसमें सर आई थिंक राइबोसोम्स पाए जाते हैं, स्मूथ और दो तरह का होता है, रफ एंड स्मूथ और रफ, है ना? रफ स्मूथ जो राइबोसोम्स होते हैं उसमें सर सबसे ज्यादा आई थिंक वसा बनती है ना? और जो रफ वाले होते हैं उनमें सबसे ज्यादा क्या बनता है? प्रोटीन। क्या बनता है? प्रोटीन। इतना समझ आया आपके? अब नेक्स्ट देखते हैं, इसमें राइबोसोम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन से कौन से? 70S और 80S। 70S और 80S में क्या डिफरेंस है? चलो ठीक। नेक्स्ट नंबर आता है न्यूक्लियस का। न्यूक्लियस का क्या काम है? ये केंद्रक है। इस पूरी सेल को कंट्रोलर यही बोलता है। गोल्जी बॉडी तू अपना काम कर, राइबोसोम्स अपना काम कर, माइटोकॉन्ड्रिया अपना काम कर, है ना? इसका यही काम है। और ये बोल भी देता है, जैसे अभी क्लास में हो रहा है, सर का क्या काम है? पढ़ाने का। सबसे बोल रहे हैं ना पढ़ा, है ना? आधे पढ़ते आधे पढ़ ही नहीं रहे, तो इसका भी इलाज होता है, सर के पास भी इलाज है ना। जैसे अभी तुम्हारे 2-3 पढ़ गए पीछे से, है ना? तो इसका भी यही काम है। ये क्या करता है? पूरी सेल्स को कंट्रोल करता है। समझ आया नहीं समझ आया? केंद्रक न्यूक्लियस का। इसके जो जनक थे वो कौन थे? न्यूक्लियस, केंद्रक रॉबर्ट ब्राउन। जो न्यूक्लियस सेल है इसे रॉबर्ट ब्राउन ने, और इसे अगर हिंदी भाषा में देखा जाए तो इसे कंट्रोलर कहते हैं पूरी सेल्स का। इसके अंदर डीएनए और आरएनए पाया जाता है। क्यों सर सही बता रहा हूं मैं? 80% आई थिंक फ्लूइड होता है और इसमें डीएनए आरएनए भी पाया जाता है। जो जेनेटिक होता है वो यही होता है। कभी तुमने देखा है ना, किसी के बाप का पता ना हो, माँ बाप का ना पता हो, तो फिर क्या बोलते हैं कि पहले उनका डीएनए टेस्ट कराओ। ये पूछते हैं कि ये है किसका, तो उसका क्या होता है? डीएनए टेस्ट होता है। बाकी जो 80% होता है इसके अंदर क्या होता है? प्रोटीन भरा होता है, और 10% में डीएनए आरएनए और बाकी अदर जो चीजें होती हैं फ्लूइड वगैरह, वो 10% में रहता है। इतना समझ आया? न्यूक्लियस का क्या काम है? ये कंट्रोलर है पूरी सेल्स का। क्या है ये? कंट्रोलर। इसके अंदर 80% क्या पाया जाता है? प्रोटीन। क्या पाया जाता है? प्रोटीन। 10% डीएनए और आरएनए। ठीक है? कंट्रोलर समझ में आ गया तुम्हें? अब इसके बाद में आता है लाइसोसोम। ये बहुत ही घटिया चीज है। लाइसोसोम जो है वो ये बहुत ही घटिया चीज है। दिख रहा है? वो चीज मैं बता रहा हूं।
इसकी जो लाइसोसोम की जो खोज की थी वो साइंटिस्ट थे आई थिंक डी डुवे। ध्यान रखना इस चीज का। लाइसोसोम्स का ये काम है कि जो हमारे इसके अंदर, जैसे गोल्जी बॉडी डेड हो गई, माइटोकॉन्ड्रिया डेड हो गया, तो क्या करता है, ये उनको खा जाता है। अब सपोज दैट गोल्जी बॉडी आप मना कर दे कि आज मेरा काम करने का मूड नहीं है, न्यूक्लियस बोल रहा है काम कर, जैसे अपने सर बोलते हैं तुमसे पढ़ो, तुम बोल दो मुझे काम करने का आज पढ़ने का मन नहीं है। अब सर के जितना था, सर का तो काम है ऑर्डर देना, तो मैं मारना नहीं। एक और बैठे हैं आपके ऑनर साहब, वो है लाइसोसोम। समझ आया? लाइसोसोम का मेन काम है, जो काम नहीं कर रहा है, जो काम करने के मूड में नहीं है, उठा के उसको खत्म करना। लाइसोसोम्स का, अब इसका मैं एग्जाम्पल भी दूंगा। लाइसोसोम्स का एक मेन यही काम है कि जो हमारी बॉडी के अंदर, जो सेल्स के अंदर जो सेल्स डेड हो चुकी हैं, या सेल्स के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया गोल्जी बॉडी जो डेड हो चुकी हैं, वो अगर वहीं बनी रहेंगी, कहीं भी हमारी कोई सेल्स डेड हो गई, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया वर्क नहीं कर रहा या कैसे भी डेड हो गया, गोल्जी बॉडी डेड हो गया, तो अगर यदि वो खत्म नहीं होंगी तो वहां पे क्या होगा, सड़न और गलन पैदा हो जाएगी। आपने लॉकडाउन में देखा होगा, बहुत से के पिछवाड़े पे काला बना दिया था पुलिस ने मार मार के, वो सेल्स खत्म हो गई। क्या हुआ, सेल्स खत्म हो गई। यहाँ हमें किसी ने मारा कस के, हो जाता है ना काला काला सा, होता नहीं होता, होता है। अब वो जिस जगह हमारा काला पड़ेगा, वो सेल्स खत्म हो चुकी है, उन सेल्स को कौन रिपेयर करेगा? उस जगह, जिस जगह सेल थी, सपोज दैट एक सेल खत्म हुई, उसमें लाइसोसोम भी होता है, वो भी खत्म हो गया। अब इस सेल्स के अंदर कोई खत्म हुआ, उसका किसका काम है, लाइसोसोम्स का, वो उसको खा जाएगा, उसकी जगह कोई नया काम करेगा। अब किसी ने बाहरी चोट मारी और पूरी सेल्स ही खत्म हो गई हमारी। किसी ने मुझे यहां डंडा मारा, इतना काला पड़ गया, इतना बीच पूरा पूरा का पूरा नीला पड़ जाता है, नीला काला जैसे पड़े। अब उस जगह की सारी सेल्स खत्म हो गई, उन सेल्स को कौन रिपेयर करेगा? उतना कटवा देंगे, हैं? उनको लाइसोसोम ही रिपेयर करता है। जैसे हम क्या करते हैं कि उसको गर्म पानी डाला, उस पर गुनगुना सा पानी डाला, तो लाइसोसोम जो आसपास के बचे हुए हैं ना, वैसे झांक के देखेंगे, रे बाहर क्या हो गया, रे इतने बीच के मर ही गए, इतनी जगह के बिल्कुल पूरी सेल्स लाइसोसोम मर गए। तो वो क्या कहेंगे, जैसे कि अभी देख लो स्थिति भारत और पाकिस्तान की, अदर कंट्री की। अभी पाकिस्तान पे बहुत बड़ा संकट चल रहा है अनाज का, कुछ वीडियो मैंने देखी है, न्यूज पे भी दिखाते हैं कि वहां कुछ खाने पीने को ही नहीं है। अब हमारा क्या है कि हम उन्हें कब दे सकते हैं, जब हमारा घर सेफ हो, हमारे पास खाने को फुल भंडार भरा हुआ है, तो थोड़ा सा तू भी ले ले, तू भी। अब सब कंट्री उनको हेल्प करेंगी तो वो भी उस जगह के जीवित हो जाएंगे ना। सेम यहाँ पे है कि जितनी बॉडी के सेल्स वो मर चुकी हैं पूरी तरीके से, तो आसपास के जितने भी लाइसोसोम्स हैं वो थोड़ा थोड़ा अपना छिड़केंगे, ठीक है ना। अब धीमे 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 तुम देखो कि 7-8 दिन बाद वो जगह नॉर्मल सी हो जाती है। वो क्यों हो जाती है, जो डेड सेल्स थी उनको लाइसोसोम ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। अब समझ आया सेल्स के अंदर लाइसोसोम्स का जो काम होता है वो क्या होता है, समझ आया। नेक्स्ट है जीवद्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। नेक्स्ट क्या है, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म का क्या काम होता है, प्रोटोप्लाज्म दो तरह का होता है, एक साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो होता है जो इस बॉडी के अंदर भरा होता है, द्रव्य जो भरा होता है, और न्यूक्लियोप्लाज्म वो होता है जो उस न्यूक्लियस में भरा होता है। अब एक चीज का ध्यान रखना जो मैंने तुम्हें अभी बताया था, जो हमारे बॉडी के अंदर जो भरा रहता है जल,
इसमें न्यूक्लियस में क्या होता है कि 80% जल होता है। अब 1% की कमी होने से हमें प्यास लगती है। जब भी हमें प्यास लगती है तो 1% अगर कम होता है जल तो प्यास लगती है, और 10% अगर जल कम हो गया तो डेथ हो जाती है। समझ आया? अगर यदि 1% की कमी हो जाती है इसमें तो हमें क्या लगता है, प्रोटोप्लाज्म में जो जीव द्रव्य होता है उसमें प्यास लगने लगती है, और 10% की कमी हो जाने से डेथ हो जाती है। चित्र कौन है ये? अभी कुछ और समझना है विशाखा इसमें? चित्र कौन है? लगभग समझ आ गया होगा। माइटोकॉन्ड्रिया, पहली ये राइबोसोम, न्यूक्लियस, लाइसोसोम। लाइसोसोम्स का सबसे बेस्ट काम होता है, ये सुसाइड भी बोलते हैं। हाँ, अब क्या है ये सब, इसको लास्ट में एक चीज मैं बताना भूल गया। अब क्या ये सब लोग ये बोलते हैं कि हम काम नहीं करेंगे, पूरी सेल्स बोलते हैं हम काम नहीं करेंगे, तो पता है ये क्या करता है, खुद को फाड़ देता है। जैसे इसने खुद को फाड़ा, सब खत्म। भाई सीधी बात है, हम नहीं जिएंगे तो जीने तुम्हें भी नहीं देंगे। अब इसमें जो एक द्रव्य भरा रहता है, अगर वो द्रव्य ना हो तो ये क्या करेंगे, आपस में टकराएंगे, ये इसमें ये इसमें ये इसमें, वो भी दिक्कत होगी। तो इसके अंदर जो प्लाज्मा होता है वो इसीलिए भरा होता है। कुछ और डाउट? कोई चीज आई थिंक समझ ना आई हो? आया समझ? चलो ठीक है सर, आ जाइए आप।